स्वागत है बच्चों, कैसे हैं हम लोगों ने? पता है लगभग 50 मार्क्स, 50% सिलेबस के मार्क्स तो कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 चैप्टर्स और बचे हैं जो मैंने कमिटेड आपको बोला था कि यस इतना तो मैं आपको मिनिमम देकर जाऊंगा, और फिर उसके बाद कुछ एक आध लेक्चर और हम लेंगे ताकि चैप्टर नंबर 1 कवर कर सकें और वहाँ से 10 मार्क्स का और हम लोग गेन कर पाएँ। तो आज के मेनू में क्या है सरकार? तो आज के मेनू में कुछ नया नहीं है, और ख़ासतौर से तब जब आपने एनपीओ पढ़ लिया है, क्योंकि एनपीओ पढ़ने के बाद ये एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है, या इसे पढ़ने के बाद एनपीओ बहुत इजी हो जाता है, या एनपीओ पढ़ने के बाद ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। और सरकार ये सोल प्रोप्राइटर जो है इसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं। यस, वी इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन दिस चैप्टर। एक वो जो लोगों को बनाते हैं और एक वो जो लोगों के लिए कुछ बनाते हैं। यानी एक मैन्युफैक्चरर है और एक ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर जो लोगों के लिए कुछ बनाता है, से ये बना दिया, कुछ भी बनाया, कुछ बना रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे हैं। और दूसरे कौन है? जो इसको खरीदेंगे और फिर लोगों को बनाएंगे और बना के चूना लगाएंगे, टोपी पहनाएंगे, माल बेचेंगे। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो आई एम द पर्सन हु परचेज द रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग देम एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू फिनिश गुड्स। यानी ऐसा व्यक्ति जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद वो उसे बेचेगा। ऐसा नहीं कि वो बना के रख लेगा, वो भी बेचेगा, लेकिन वो बना के बेच रहा है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो ये सब मेहनत नहीं करेगा, ही इज अ ट्रेडर। हमारे आसपास गली मोहल्ले दुकान सब जितने लोग दिखते हैं आसपास, ये 99% ट्रेडर है। और मैन्युफैक्चरर वो हैं जो फैक्ट्री लेके बैठे हुए हैं, जो कारखाने लेके बैठे हुए हैं, लघु उद्योग लेके बैठे हुए हैं, हाँ कुछ ना कुछ लेके बैठे हुए हैं जहां पर वो सेटअप पे कुछ बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर जब अपने फाइनल अकाउंट बनाएगा तो उसके फाइनल अकाउंट में जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इनके अलावा एक खाता और बनेगा, एंड दैट इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो खरीद के नहीं बेच रहा, और वो जो खरीद रहा है वो रॉ मटेरियल है, और वो रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं, कंज्यूम करने के लिए ला रहा है। और उस रॉ मटेरियल को वो कंज्यूम करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद वो उसको बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर ही प्रिपेयर्स अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड अ ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द फोर्थ वन द बैलेंस शीट। अब इनमें आएगा क्या क्या? तो अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फर्स्ट दे परचेज रॉ मटेरियल, देन ट्रांसफॉर्म देम इन फिनिश गुड्स, एंड देन दे ट्रेड इन दैट फिनिश गुड्स। यस, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या में कर रहे हैं? फिनिश गुड्स में। एंड व्हाट अबाउट द ट्रेडर एंटिटी? तो दे परचेज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यानी ये लोग माल खरीदते हैं बेचने के लिए, और ये जो खरीदते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में और उसके बाद बेचते हैं। ठीक है सरकार। तो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज includes first a manufacturing account, and this account is to ascertain the cost of production. यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बनाने की लागत क्या आई, इस साल जो उत्पादन हुआ, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ, उसकी कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर हमारी क्या आई है, एंड दैट कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू माय ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज नाउ दिस द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर ट्रेड। और वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां पर उसकी ट्रेडिंग होगी, और वहां से निकलेगा जीपी, और जीपी जाएगा कहाँ पे? P&L में। यस, सेकंड अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट टू एसर्टेन ट्रेडिंग सरप्लस और डेफिशिएंसी। सिंपल भाषा में बोलें तो यस, इट इज अ जीपी और ग्रॉस लॉस फ्रॉम ट्रेड और सेल ऑफ द इन्वेंट्रीज। अच्छा, एक बात और समझना, खैर अभी आपके काम नहीं आएगी, लेकिन आगे जाके यस ये काम आएगी। ऐसा है मालिक, अगर मैं एक से ज़्यादा लाइन में डील कर रहा हूँ, यानी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहा हूँ, मैं कपड़े भी बेच रहा हूँ, होता है ना बिग बाजार जैसी कोई जगह, यानी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस हैं एक ही छत के नीचे। तो फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस
ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। यानी अगर मैं 4 अलग अलग तरह के बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे चारों के लिए अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और चारों ट्रेडिंग अकाउंट का जो सरप्लस यानी जीपी या ग्रॉस लॉस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पी&एल। मालिक पी&एल तो माँ है, क्योंकि पी&एल किसी रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए बनाया जा रहा है। तो वहां हम कभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट का पी&एल नहीं बनाएंगे बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल पी&एल बनाएंगे। यानी अगर मेरे पास एक से ज्यादा बिजनेस भी है तो ट्रेडिंग तो मल्टीपल बन जाएंगे, लेकिन पी&एल तो एक बनेगा क्योंकि पी&एल माँ है। ठीक है, तो अब यहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों? तो टू एसर्टेन द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, not of the particular respective type of business activities of the organization for the accounting year, respective accounting year। हम मानते हैं कि सरकार बिजनेस की लाइफ इनफाइनेट है, तो हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देते हैं जिसको हम टेक्निकली अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और हम सरकार उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे जनरली अकाउंटिंग ईयर आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है दैट इज अप्रैल टू मार्च। तो ये पर्टिकुलर जो बड़ी सी इनफाइनेट लाइफ है उसका एक टुकड़ा उठाया और उसके लिए हम ये फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, सो दैट हम कहीं रुकें, आराम करें, पीछे मुड़ के देखें कि भाई इस साल हमने क्या कमाया। अच्छा कुछ होता है तो हम और एनकरेज होकर अगले साल की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा नहीं हुआ तो मोटिवेट होकर के नहीं इस बार और अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और सर कोई स्कोप ही नहीं हो तो फिर बंद भी कर देंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने वेंचर्स, अपने छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलाते हैं, प्रॉफिटेबल है तो चलाएंगे, प्रॉफिट कमाने का स्कोप है भविष्य में तो चलाएंगे। तो मालिक एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हम फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स, अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो सीधी सी बात है, हमारे लिए सीधे सेलेबल गुड्स मिला है, हमने उसको बनाया नहीं है, तो वहां पर हम सीधे माल लाएंगे और उसका ट्रेड कर देंगे। तो फिर बी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वही टू एसर्टेन द ट्रेडिंग सरप्लस और डेफिशिएंसी फ्रॉम ट्रेड ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड लास्ट द बैलेंस शीट। अब हमारे एक बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो? तो बैलेंस शीट बिल्कुल वही है कि आज हम जहां खड़े हैं वहां पे खड़े होकर एक बार पलट के बस देख रहे हैं कि इतना सब करने के बाद आज हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी असेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल की स्थिति क्या है, ताकि हमें पता तो पड़े कि आज हमारी वर्थ कितनी है, औकात कितनी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भैया बहुत सख्त लौंडे हैं अपन, तो अपने पास बहुत पैसा है, अपनी बैलेंस शीट की परिस्थिति बेहतरीन है, यानी कल को अगर एक आध साल और भी लॉस हुए तो वी विल एबल टू सस्टेन। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्टैंडिंग बताएगी, तो ये बताएगा आपकी स्टैंडिंग और ये बताएंगे आपकी परफॉर्मेंस। यानी ट्रेडिंग और पी&एल आर मेंट टू एसर्टेन और टू जज द परफॉर्मेंस। मतलब जजमेंटल है क्या? हाँ, तो भैया जजमेंटल है हम काय के लिए? परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे? पोजीशन। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होगी? फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट? तो आंसर है जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है, जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है बस वहीं से आपके फाइनल अकाउंट की प्रक्रिया, अकाउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग इज कंप्लीट। अब सरकार बुक कीपिंग में क्या आया? तो बुक कीपिंग में आया आपके साल भर के ट्रांजैक्शन। साल भर के ट्रांजैक्शन, आप साल भर बहुत ट्रांजैक्शन करें, हजारों ट्रांजैक्शन करें, उन हजारों ट्रांजैक्शन को आप भूल ना जाएं तो आपने उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या किया? तो सरकार सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ विच इज सपोर्टेड बाय सम इनवॉइस, अगर आपने माल बेचा है तो, अगर आपने माल खरीदा है तो परचेज बिल, अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो उसके लिए बाउचर्स, कैश बाउचर्स। तो इससे आपको एक एविडेंस मिल जाता है कि देखो ये ट्रांजैक्शन हमने किया है। अब वो जो ट्रांजैक्शन किया तो उसको आप पहली फुर्सत में रिपोर्ट करोगे। जैसे हम थाने गए तो वहां पे बोलते ना FIR दर्ज करी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सिमिलरली आपकी जो पहली इंफॉर्मेशन है वो क्या है? दैट इज द रिकॉर्डिंग इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स क्यों?
तो मालिक सब्सिडरी बुक्स इसलिए क्योंकि समान नेचर के जब मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो बार बार 2 और बाय लिखने से अच्छा है, बार बार वो पूरी एंट्री लिखने से अच्छा है कि भैया एक बुक बना दी और हमने बोल दिया कि इस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो सिर्फ परचेस है, इस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो सिर्फ सेल है, इस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो सेल रिटर्न है, इस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो परचेस रिटर्न है, इस बुक के अंदर जो लिखा है वो बिल रिसीवेबल है, इस बुक के अंदर जो लिखा है वो बिल्स पेबल है, और इसके अलावा जहां पर कैश के ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो कैश की अलग किताब है, और जो इन सब के अलावा है वो है जनरल प्रॉपर, यानी जो इन सब के अलावा है और ट्रांजैक्शन है तो वो कहाँ पे जाएगा, जनरल प्रॉपर में, जैसे सैलरी के खर्चे, जैसे इंश्योरेंस के पेमेंट, जैसे रेंट के खर्चे, तो इनके लिए जनरल प्रॉपर, ठीक है। और बाकी सब चीज़ के लिए यस हमारे पास सब्सिडरी बुक्स हैं। अच्छा, उसमें भी कैश बुक के अंदर जितनी सैलरी पे करी, जितना रेंट पे किया, जितना इंश्योरेंस पे किया, वो सब तो सैलरी के अंदर आ जाएगा। तो जनरल प्रॉपर में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे वो बड़े लिमिटेड होंगे, बेहद कम होंगे, खासतौर से ऐसा बोल सकते हैं जो नॉन कैश नेचर के हैं सिर्फ वही होंगे। जैसे सर, जैसे हमने बोला बैड डेट, तो बैड डेट की एंट्री में कैश का मूवमेंट नहीं हुआ। बैड डेट ना तो सेल में आएगा, ना परचेस बुक में आएगा, ना सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, ना परचेस रिटर्न बुक में आएगा। तो डेटर खाता, फिक्स असेट्स खाता, ये सारे खाते यहाँ जनरल प्रॉपर के थ्रू रिकॉर्ड फॉर होंगे। तो चलिए मालिक, तो पहली स्टेज क्या थी हमारी, दैट इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन सो दैट हम भूले नहीं। अब रिकॉर्ड तो कर लिया, एक किताब थी या एक से ज्यादा किताब थी, यहाँ पे हमने चीजें इकट्ठी कर ली। क्या इससे कुछ पर्पस सॉल्व होगा, तो आंसर है नहीं सर, इससे तो बिल्कुल भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली डाटा बैंक है। जब तक इसको आप प्रॉपरली विशुद्ध तरीके से छाटा भी नहीं करोगे, क्लासिफाइड नहीं करोगे, तब तक कोई पर्पस नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करा जाए, अब इनकी छाटा भी नहीं की जाए और जो रिस्पेक्टिव नेचर के खाते हैं वहां पर इसकी लेजर पोस्टिंग की जाए। तो अगली स्टेप हमारी क्या आ गई सरकार, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन रिस्पेक्टिव लेजर। अब लेजर जो होंगे ना मेरे मालिक, वो 5 तरह के होंगे। देखो, एक होगा असेट का लेजर, ठीक है, एसेट्स। अब एसेट्स में 2 चीजें हैं, एक टेंजिबल एसेट्स है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एक असेट्स रियल अकाउंट से रिलेटेड है और एक असेट्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे डेटर, जैसे पर्सनल अकाउंट लेकिन एसेट है। कैश रियल अकाउंट है, एसेट है। फर्नीचर रियल अकाउंट है, एसेट है। अच्छा, जितने रियल अकाउंट है वो तो हमेशा एसेट ही होंगे, क्योंकि रियल अकाउंट कभी भी लायबिलिटी हो ही नहीं सकते। चलो, दूसरे खाते कौन से होंगे, लायबिलिटी के। लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आपके खर्चों के खाते और लॉसेस के खाते, इनकम के खाते और कैपिटल के। इन्हीं को अगर मैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से क्लासिफाइड करूं तो सरकार नॉमिनल, रियल और पर्सनल। अब सरकार ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये हैं खर्चे और इनकम से रिलेटेड खाते। तो इसमें एक ही साइड एंट्री होती जाएगी। जैसे अगर आपने माल बेचने के लिए खाता बनाया है सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट में सेल्स क्रेडिट होगी। सिमिलरली परचेस अकाउंट में डेबिट ऐसे होंगे। कोई खर्चा खाता है सैलरी, तो सैलरी में साल भर की 50 सैलरी है तो 50 सैलरी डेबिट होंगी। यानी यहां पे इन खातों का ईयर एंड पे टोटल निकाला जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर सेल खाते में टोटल सेल कितनी बुक हुई, ड्यूरिंग द ईयर परचेस खाते में टोटल परचेस कितनी बुक हुई, ड्यूरिंग द ईयर रेंट खाते में कुल कितना रेंट बुक हुआ, ड्यूरिंग द ईयर सैलरी खाते में कुल कितना सैलरी बुक हुआ। तो ये खाते हमेशा टोटल किए जाएंगे। आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि नॉमिनल अकाउंट है तो वो टोटल किए जाएंगे, एक्सेप्ट फ्यू जैसे लॉसेस के खाते हैं, जैसे एब्नॉर्मल लॉस खाता है तो उसको नेट किया जाएगा। लेकिन बाकी जो खर्चे के खाते हैं वो तो साल भर एक्यूमुलेट होंगे, यानी उसमें डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि जो पर्सनल अकाउंट है उनमें साल भर मूवमेंट हो सकता है। जैसे डेटर अकाउंट, माल बेचा तो डेबिट हो गया, माल वापस कर दिया तो क्रेडिट हो गया, पैसे दे दिए तो क्रेडिट हो गया, बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्रेडिट हो गया, बैड डेट हो गया तो क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट दे दिया तो क्रेडिट हो गया। यानी पर्सनल अकाउंट नेट चलेंगे, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। रियल अकाउंट, अगर रियल अकाउंट है तो मतलब एसेट है, एसेट है तो डेबिट 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 होगा। और अगर आपने कोई एसेट डिस्कार्ड करी है या उसको डेप्रिशिएट किया है तो वो क्रेडिट होगा, अदरवाइज वो क्रेडिट नहीं होगा। अगर आप कंपनी है, खैर अपन कंपनी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए वापस अब नहीं पा गए। हाँ, अब हम प्रोप्राइटर हैं तो हम तो बिल्कुल बिंदास डेप्रिसिएशन एसेट खाते में डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, हमें कानून ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की है। तो आपकी रियल अकाउंट है तो वो डेबिट होगा और करस्पॉन्डिंगली क्रेडिट कब होगा, जब डेप्रिसिएशन आदि चार्ज होंगे या फिर आप बेचोगे, डिस्कार्ड करोगे।
तो रियल अकाउंट में भी नेट बैलेंस आएगा, कैश आया कैश गया तो वहां पर नेट बैलेंस आएगा। पर्सनल अकाउंट में नेट आएगा ही आएगा, क्रेडिटर डेटर, तो इसमें दोनों वे डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होंगे। लेकिन जो नॉमिनल खाते हैं एक्सेप्ट सम एबनॉर्मल अकाउंट, लॉसेस वगैरह को छोड़ दें, तो बाकी सारे अकाउंट में हमेशा उनके टोटल चलेंगे। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है दे विल बी टोटल्ड, वेयर एज रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड, यानी इनके नेट अमाउंट निकाले जाएंगे। अब सरकार आप ये बता क्यों रहे हैं? तो मालिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पर आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जब आप किसी खाते को देखो तो आप उसका नेचर समझ पाओ कि ये खाता का कौन सा बैलेंस आया होगा। जैसे मैंने बोला सैलरी अकाउंट, अगर ट्रायल बैलेंस दिख रहा है तो वो क्या है, उसमें साल भर की जितनी सैलरी इनकर की है वो सब डेबिट हुई होगी। तो सेल्स अकाउंट में हम साल भर की सेल एक्यूमुलेट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में जो सेल दिख रही है वो टोटल सेल फॉर द ईयर है। सिमिलरली अगर ट्रायल बैलेंस में कोई पर्सनल अकाउंट दिख रहा है तो आपको क्या बोलना है कि साल भर उस खाते में जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद ये उसका नेट बचा हुआ बैलेंस है। अगर कैश अकाउंट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में तो वो साल भर डेबिट क्रेडिट होने के बाद बचा हुआ नेट अमाउंट है। बैंक अकाउंट दिख रहा है, पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक के पास हमारा कितना पैसा नेट आज इस डेट पे जमा है, या बैंक के प्रति हमारी कितनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओवरड्राफ्ट, ये देखेगा हमको इन ट्रायल बैलेंस। तो सरकार आखिरी स्टेप हमारे इस बुक कीपिंग की, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया और उसमें सारे खाते चेप दिए एक एक करके, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो पर्सनल हो। होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे ये जितने खाते हैं, जब उसमें से हम जितने नॉमिनल अकाउंट है उठा के उनको रिस्पेक्टिव ईयर की पिल में चार्ज कर देंगे तो उसमें बचेगा क्या, सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज जो एज इट इज पार्ट बन जाएंगी बैलेंस शीट की। तो इस पूरे ट्रायल बैलेंस के 3 सेगमेंट हैं। एक है खाते जो इनकम और खर्चों से रिलेटेड हैं, जो P&L की शान बनेंगे, और खाते जो एसेट से रिलेटेड हैं, जो लायबिलिटी से रिलेटेड है, या जो कैपिटल से रिलेटेड है, वो शान बनेंगे बैलेंस शीट की। तो आपने साल भर जितने खाते बनाए उन सब का अगर कोई बैलेंस है या तो वो बंद हो चुके हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको, वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। वो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या बता रहा है, आपने लास्ट ईयर एक प्रीपेड इंश्योरेंस खाता खोला होगा। क्यों खोला होगा, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो पेमेंट किया था इंश्योरेंस का, उसमें से कुछ इंश्योरेंस का पेमेंट इस साल के लिए हुआ था। अब वो खर्चा इस साल एक्रू हो गया और वो खाता हो गया बंद। वो खाता बंद हो गया तो वो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, यानी सिर्फ वही खाते आपके ट्रायल बैलेंस में आएंगे जिनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। सारे जितने खर्चे हैं उन सबका कौन सा बैलेंस होगा, तो आंसर आया सरकार डेबिट बैलेंस। नुकसान खाता अगर आपने बुक कर रखा है तो उसका कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। इनकम का क्या होगा सरकार, क्रेडिट बैलेंस। एसेट का कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेसमैन और आउटसाइडर दोनों लायबिलिटी है। हाँ, बस अंतर इतना है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको दुकान बंद होने पर पहले पेमेंट मिलेगा और उनके पेमेंट के बाद जो इसका मालिक है उसे ये बिजनेस रीपे करेगा। क्योंकि अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो अकाउंट में हम ओनर को भी बिजनेस से अलग मानते हैं, तभी उसका खाता हमारी किताबों में खुल पाता है। अदरवाइज हम बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते। हमने इन लोगों को सेग्रीगेट किया, हमने बोला बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, तभी आज बिजनेसमैन ने अगर कोई पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के खातों से किया है तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम बकायदा उससे कैपिटल में या ड्रॉविंग अकाउंट में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो चलो सरकार, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, तो ट्रायल बैलेंस में भी ट्रांसफर बैलेंस ऑफ लेजर टू दी ट्रायल बैलेंस। अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हमने उसके लिए इसीलिए पहला एक चैप्टर पढ़ लिया, दैट वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और एन के एन प्रकरण कैसे भी करके हम ट्रायल बैलेंस टैली करके ही रहेंगे। नहीं हो पाया तो फिर झक मार के सस्पेंस खोलना पड़ेगा, और सस्पेंस अगर हमारी शान के खिलाफ है बैलेंस शीट में देखना, तो फिर आप इस सस्पेंस को कैपिटल में चार्ज कर दें और अगले साल वापस से सस्पेंस खुल जाएगा, जब ये सारे राज परत दर परत एक साथ खुलते जाएंगे। तो मालिक, अब आपके पास ट्रायल बैलेंस जैसे टैली हुआ
तो आपकी बुक कीपिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और यहां से अकाउंटिंग चालू होगी। और अकाउंटिंग में आप करोगे क्या, इन सारे इतने सारे जैसे नॉमिनल खाते हैं, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, वो अभी सिर्फ ऐसे टोटल अमाउंट बता रहे हैं, वो कोई मीनिंगफुल वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उसकी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ एक डेटा है। हाँ, डेटा है, कंप्रेस होके आ गया। साल भर आपने 100 बार सैलरी खाता डेबिट किया था, अब उसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। साल भर आपने 5000 बार माल बेचा था, तो 5000 सेल का टोटल यहाँ पे आ चुका है। साल भर में आपने 100 परचेस की थी, वो परचेस का टोटल यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी भी वो बेकाम है, बिना काम का है, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। जब तक कि आप उनको इकट्ठा करके नेट ऑफ नहीं करोगे, जब तक कि आप उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक इसकी वर्थ जीरो है, कचरा है। आपका कोई इन्वेस्टर है और उसको आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और आपसे वो बोल रहा है चलो अपने खाते बताओ, तो आप ये ट्रायल बैलेंस पकड़ा दो उसको, और बोल रहे हो तो आप तो लेजर पकड़ा दो, बोले खुद ट्रायल बैलेंस टैली कर ले और देख ले हमारी कंपनी काम की है कि नहीं है। बोलेगा पागल मागल हो गए कि बोरा मोरा गए हो क्या, जरा दिमाग लगाओ, हम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, वी आर द इन्वेस्टर। हमें ऐसे कचरा मत दिखाओ, हमें दिखाओ कि आपने असल में इस साल क्या कमाया, आज तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसे देख के हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट देखेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस देखेगा, तो वो तय करेगा कि आपको माल उधार बेचना है कि नहीं। आपका जो बैंकर है वो आपके खाते देखेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा और उसको देखने के बाद बताएगा कि उसे आपको लोन देना है या नहीं। तो भैया आप उन सब लोगों को जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, आप उन्हें ऐसे कचरा पट्टी में ट्रायल बैलेंस उठा के नहीं दे सकते जब तक कि आप उस ट्रायल बैलेंस के कंटेंट से मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर लेते। और वो मीनिंगफुल रिजल्ट क्या है, देन दे आर दी फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस तक हमारा काम हो गया खत्म, बुक कीपिंग ओवर, और यहां से अकाउंटिंग शुरू। अब लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दिख रही है तो उसके क्या मायने हैं पहले वो समझ लेना। मैंने कुछ कोशिश करी है लिख लिख के, बहुत समय दिया, कोशिश करी कि ये सब चीज़ें आपको एक साथ एक ही जगह दे दूँ, या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नोट्स। इसे पढ़ने के बाद आपका 90% काम ट्रायल बैलेंस को रीड करके जो इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है वो काम हो जाएगा। समझते हैं एक एक करके। इफ द एक्सपेंस अकाउंट इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, अगर कोई खर्चा खाता ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में दिख कर रहे हैं सारे खातों के टोटल, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, अगर वो पर्सनल और रियल अकाउंट है तो नेट अमाउंट। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में एक खर्चा खाता दिख रहा है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपने उतना खर्चा रिस्पेक्टिव ईयर में ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो अब आपको, अगर आप खर्चा बुक कर चुके हैं, दो स्टेज होती हैं, बुक एंड देन चार्ज। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोई खर्चा खाता दिख रहा है तो मतलब आप पहली स्टेप पूरी कर चुके हैं, आप खर्चा बुक कर चुके हैं, और उस खर्चे के कारण जो इम्पैक्ट होना था, क्या इम्पैक्ट होना था सर, कैश कम होना था, वो आप कम कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ इन खर्चों को चार्ज करना बाकी है, बशर्ते इनमें कोई एडजस्टमेंट ना हो तो। अब एडजस्टमेंट कैसे हो सकते हैं? एडजस्टमेंट हो सकते हैं प्रीपेड के, एडजस्टमेंट हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग के, एडजस्टमेंट हो सकते हैं एक्रूड के, एडजस्टमेंट हो सकते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू के, एडजस्टमेंट हो सकते हैं रिसीट बट नॉट एक्रूड के। यानी आउटस्टैंडिंग खर्चा, प्रीपेड खर्चा, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, आपको इनके एडजस्टमेंट देने पड़ेंगे। क्यों सर, हमारा का अकाउंटेंट ने इतना काम नहीं करा होगा। सरकार, वो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो शायद बीकॉम ग्रेजुएट होगा, शायद वो ऐसे ही कुछ होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति के पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो आपके लिए फाइनल अकाउंट भी बना दे। और अगर वही सब कर लेगा तो फिर सीए की जरूरत क्या पड़ेगी? कुछ काम सीए के हिस्से में छोड़ो ना, कुछ काम सीनियर अकाउंटेंट के हिस्से में छोड़ो ना, कि अगर जूनियर अकाउंटेंट ही सब काम कर लेगा तो फिर सीनियर क्या काहे के लिए, भजिए तलने के लिए आए क्या? समझो ना। तो उनका काम क्या है, वो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके लेजर में पोस्ट कर देते हैं और आपको वो ट्रायल बैलेंस बना के दे देंगे। लेकिन जो स्पेशलाइज नेचर के खाते हैं, स्पेशलाइज नेचर के खर्चे हैं, प्रीपेड का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, एक्रूड का एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, स्टॉक का एडजस्टमेंट है, वो आपको करके नहीं देंगे। और अगर उन्होंने करके दे दिया तो भैया आपकी नौकरी खतरे में है, आपका एक क्लाइंट जाने का खतरा है, तो उसको उतना स्मार्ट बनाओ भी मत। तो मालिक, अब अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोई खर्चा खाता दिख रहा है, देन इट मीन्स दैट वी हैव पोस्टेड और बुक्ड
the expenses and therefore we are required to charge the same in trading और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम खर्चा बुक कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ उसे ट्रेडिंग या P&L में चार्ज करना बाकी है। वहीं आगे बोलते हैं इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंसेस आर गिवन इन द एडजस्टमेंट, अगर किसी खर्चे की इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के नीचे है, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज अपीयर हो रही है तो उसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। अगर एंट्री हो चुकी है तो फिर हमें फिर से एंट्री नहीं करना, एक ही एंट्री दो बार थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी है एज एन इन्फॉर्मेशन, तो अभी तक वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, उसकी अभी तक आपने बुक कीपिंग नहीं करी, अभी तक आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, तो फिर उस केस में आपको पहले बुक भी करना है, चार्ज भी करना है। तो फिर उस केस में आपको वो खर्चा और इनकम बुक भी करना है, चार्ज भी करना है, यानी उसके दो प्रभाव होंगे, क्योंकि आपने उसको तक एक भी प्रभाव रिकॉर्ड ही नहीं किया है। चलो सरकार, अब ये कुछ है जो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं, हमेशा इंफॉर्मेशन के तौर पे ट्रायल बैलेंस के नीचे ही मिलेंगे। जैसे एक इस साल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कोई साल भर खर्चा होने वाला डेटा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है, बुक एंट्री है। तो ये बुक एंट्रीज आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल रही हैं तो आपका अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है। समझो बात। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। जनरली दिस एंट्रीज आर पास ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, और इन ट्रायल बैलेंस हम सिर्फ उन्हीं खातों को लिख रहे हैं जिनमें साल भर मूवमेंट हुआ है, जिनकी साल भर अकाउंटिंग हुई है। सरकार, बैड डेट अकाउंट का क्या होगा? हाँ, बैड डेट साल के दौरान होता है, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड डेट हो चुका है तो डेफिनेटली वो आपकी किताबों में ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक बैड डेट की एंट्री पास नहीं करी है तो वो निश्चित फिर आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो आपको बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट में ही मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ दिख रहा है तो ये ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था। जो इस साल आप बना रहे हो वो इस साल का क्लोजिंग है, तो सास भी कभी बहू थी ना, तो इस साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट खाता दिख रहा है वो इस साल का नहीं है, बल्कि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था जो इस साल का ओपनिंग बना, और उसमें अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट खाता दिख रहा है और प्रोविजन खाता भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने बैड डेट की एंट्री पास कर ली है, लेकिन अभी तक बैड डेट चार्ज नहीं करे हैं। क्योंकि अगर आप चार्ज कर देते तो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिखते ही नहीं, फिर सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखता। और अगर ये दोनों दिख रहे हैं तो जो प्रोविजन आपके ट्रायल बैलेंस में वो ओपनिंग बैलेंस है, और उसमें एडजस्टमेंट होना बाकी है, जिसकी सूचना आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे ही मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से खाते हैं? मेनली आपके लेवल पे बात कर रहे हैं अपन, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे कौन कौन से खाते हैं मेनली जिनकी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलेगी? तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। टैक्सेस के भी चांसेस कम है। तो अगर आपके क्वेश्चन में टैक्सेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जैसे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट की अकाउंटिंग करते हैं, सिमिलरली आप प्रोविजन की एंट्री कर लेना। अच्छा, एक बात और सुनो, प्रोविजन में और अन्य खर्चों में एक फंडामेंटल अंतर है। दोनों हमारे इस साल से रिलेटेड खर्चों के लिए ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो नॉन खर्चे हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो आपको पहले से पता है, जैसे सैलरी आपको पता है कितनी देना है, किराया आपको पता है आपको कितना देना है, इंश्योरेंस आपको पता है आपने कितना दिया, तो ये पहले बुक होते हैं और फिर चार्ज होते हैं। ये पहले बुक होते हैं और फिर चार्ज होते हैं, जबकि प्रोविजन पहले चार्ज होते हैं और बाद में बुक होते हैं। क्योंकि प्रोविजन का मतलब ही ये है कि भैया खर्चा तो इस साल से रिलेटेड है, लॉस तो इस साल से रिलेटेड है, लेकिन इस साल के अंत तक उसका अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं हो पाया था, इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं। हियर वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग कि हमारे हिसाब से ये खर्चा, ये नुकसान इतने अमाउंट का हो सकता है। अब ये पता अगले साल पड़ेगा, लेकिन वो रिलेटेड इस साल से है। आप समझो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं उसमें कि सरकार रिस्पेक्टिव ईयर के रेवेन्यू को रिस्पेक्टिव ईयर के खर्चों से मैच करो। आपने इस साल माल उधार बेचा और उधार बेचा है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण आपने वो सेल इस साल बुक कर ली, तो वो सेल जब इस साल बुक हुई तो उसने इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया। अब उनका पैसा अगले साल आना है। अब लेकिन अगर वो पैसा अगले साल थोड़ा बहुत रिकवर नहीं हो पाता है, डूब जाता है, तो उस सिनेरियो में उस बैड डेट को आप कब बुक करोगे? नेक्स्ट ईयर। अब आप सोचो, इस व्यक्ति से रिलेटेड रेवेन्यू बुक हो गया इस साल, और इस व्यक्ति से रिलेटेड जो नुकसान है, खर्चा है, वो आप बुक कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब नहीं हो गया कि रेवेन्यू बुक हो गया ईयर 1 में और उससे रिलेटेड खर्चा हो गया ईयर 2 में, मतलब ईयर 1 और ईयर 2 दोनों के प्रॉफिट सही नहीं आए।
तो अगर आपको दोनों साल के प्रॉफिट सही चाहिए तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, यू हैव टू मैच दीस एक्सपेंसेस। अब वो खर्चे मैच कैसे होंगे? हमें सपने आ रहे हैं कि अगले साल कितना बैड डेट होने वाला है? बिल्कुल नहीं आ रहे सपने, लेकिन अनुमान तो कर सकते हो। अगर आप कई सालों से इस बिजनेस में हो तो आप बड़ी आसानी से ये एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके क्लोजिंग डेटर्स में से कितने डेटर अगले साल बैड हो सकते हैं। तो बैड डेट का आप प्रोविजन कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्काउंट देना है आपको, हाँ, डिस्काउंट किसको दोगे? जो पैसे खा जाएगा? डेफिनेटली नो। जो पैसा खाने के बाद बचे हुए डेटर, यानी बैड डेट के बाद जो डेटर बचेंगे, वो डेटर अगर आपको जल्दी पेमेंट करते हैं तो उस जल्दी पेमेंट के बदले में आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ सकता है एज पर योर टर्म्स ऑफ सेल। तो अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स जो जल्दी पेमेंट करेंगे उन्हें डिस्काउंट मिलेगा और आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब लेकिन समस्या क्या है, मान लो, समझना, एग्जांपल दे रहा हूं, आपने क्या किया कि सेल करी मान लो 25 मार्च को, और आप अपने डेटर को 15 दिन का उधार देते हैं कि अगर आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे। अब अगर आपने 25 मार्च को सेल की है तो 25 मार्च से 15 दिन होते हैं करीबन 9 अप्रैल, और आपका अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो रहा है 31 मार्च को। तो आपने सेल तो बुक कर ली इधर। अब भाई ने अगर 9 मार्च या 9 अप्रैल, और भाई ने अगर 9 अप्रैल या उसके पहले पेमेंट कर दिया तो फिर क्या होगा? आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट कहाँ देना पड़ रहा है? अगले फाइनेंशियल ईयर में। क्या रेवेन्यू और उससे रिलेटेड खर्चा मैच हो रहा है? आंसर है नहीं सर। तो आप क्या करोगे? विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट ऑफ योर एस्टिमेट, आप ये अनुमान लगाएं कि अगले साल इस डेटर पर जिनकी रेवेन्यू हमने इस साल बुक करे हैं कितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है, और जितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है उसकी व्यवस्था, प्रोविजन इस साल चार्ज करते हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा अनुमान किया गया अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा या कम हो। मान लो आपने अनुमान लगाया कि 10,000 का बैड डेट होगा। मान लो कि अगर आपने अनुमान लगाया कि डिस्काउंट 10,000 देना पड़ेगा, और अगर ये 10,500 लग गया, हो सकता है ना, तो अब आपको क्या हुआ? अंदर से बड़ा बेकार लग रहा है, अरे यार अगले साल के लाभों पे 500 रुपए चार्ज हो गए, इससे अच्छा तो अपन लगाते ही नहीं। अरे बापड़ो, सोचो, सिर्फ 500 का ही प्रभाव पड़ा ना इस साल के लाभों पर। अगर आप ये प्रोविजन नहीं बनाते तो पूरे 10,500 का पड़ता। तो 10,500 की वजह से 500 का प्रभाव पड़ना सेकेंड ईयर पे ज्यादा ठीक है या 10,500 का पूरा? तो आंसर सीधी बात है सर, आप जितने क्लोज होंगे उतना अच्छा। एटलीस्ट आपके उतने प्रॉफिट ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ रिस्पेक्टिव ईयर के लिए निकाले जा सकेंगे। तो अगर वो खर्चा इस साल का है लेकिन वो इनकर अगले साल होगा, खर्चा इस साल से रिलेटेड है, इस साल की रेवेन्यू को मैच करता है, लेकिन वो इनकर अगले साल होगा, उसकी संभावना इस साल बन रही है, तो फिर आपको उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन पहले चार्ज होता है और बुक बाद में होता है, जबकि बाकी सारे खर्चे पहले बुक होते हैं और फिर चार्ज किए जाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी सूचनाएं आपको कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेंगी ही नहीं, 99% नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये सारी सूचनाएं आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे ही मिलेंगी। चलो और आगे बात करते हैं। सो वी हैव टू प्रोवाइड इट्स टू इफेक्ट, दैट इज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट एंड शो देयर नेट बैलेंस इन दी बैलेंस शीट। जैसे डेटर, तो डेटर पे प्रोविजन नेट करोगे तो बैलेंस शीट में कम वैल्यू दिखेगी। बैड डेट अगर प्रोवाइड करोगे तो वैल्यू कम होगी और फिर दिखेगी। डिस्काउंट कम होगा असेट और नेट वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगी। डेप्रिसिएशन, असेट्स की वैल्यू कम होगी और नेट वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगी। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो आपको रिस्पेक्टिव असेट्स की वैल्यू कम करना है और खर्चा भी बुक करना है। ये खर्चा चार्ज हो जाएगा P&L में और रिड्यूस वैल्यू पर अब जो असेट्स की वैल्यू आएगी वो जाएगी बैलेंस शीट में। चलो और आगे देखो। इफ डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट, यानी अगर अकाउंटेंट समझदार है, अकाउंटेंट थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने CA इंटर वगैरह कर रखा है, तो अगर डेप्रिसिएशन और बैड डेट आर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन और बैड डेट आपके ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिख रहे हैं वो आफ्टर बैड डेट है, आपके ट्रायल बैलेंस में जो फिक्स एसेट्स दिख रही है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, या आपके ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है।
तो फिर अब आपकी वो असेट सीधी बैलेंस शीट में जाएगी। अब वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है अब वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक कर दिया है। जब आपने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने एंट्री क्या पास की होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और अब वो डेप्रिसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। तो आपने जब एंट्री पास करी तो आपकी फिक्स एसेट्स क्रेडिट हो चुकी है, और उसके बाद जो वैल्यू बची है वो आज आपके ट्रायल बैलेंस दिख रही है। तो फिर अब आपको और डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत थोड़ी है, लगा तो दिया। अगर आपने बैड डेट ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि आप बैड डेट बुक कर चुके हैं, और जब बैड डेट बुक होता है, बैड डेट नुकसान है, खर्चा है, तो डेबिट होता है, और क्रेडिट में वो डेटर खाता खा जाता है। इट विल ईट आउट योर डेटर अकाउंट। तो अगर वो आपके ट्रायल बैलेंस दिख रहा है तो इसका मतलब वो आपका डेटर अकाउंट ऑलरेडी खा चुका है। अब आपको फिर से डेटर अकाउंट खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट तो अभी भी नीचे ही मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो नीचे मिलेगा, ये पक्का है। तो चलो सरकार, अब आगे। If depreciation and bad debt are appearing in the trial balance, that means that we had already booked the expenses / losses in our books of account and reduced the balance of respective asset, that is the debtor and depreciable asset. Therefore, we should never adjust their value and transfer their balance to the balance sheet. अब हम उसकी वैल्यू एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उसकी वैल्यू को सीधे बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। और आगे देखते हैं। If the trial balance shows provision for depreciation account, ठीक है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसका बहुत सिंपल मतलब है कि मालिक ये तो आप सदियों से मेंटेन करते आ रहे हैं, यानी ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। अब आपको आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या मिलेगा कि इस साल के लिए इतना डेप्रिसिएशन और प्रोवाइड करना है, तो ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो जब आप इस साल डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते में क्रेडिट हो जाएगा और टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चला जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के इनर कॉलम में फिक्स एसेट्स के साथ आप उसको नेट करके दिखाओगे। जो डेप्रिसिएशन खाता खोला था वो आपका था नॉमिनल अकाउंट, तो आपने जो डेप्रिसिएशन नामक खर्चा वो किया वो इस साल बंद हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? P&L में। अगर वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, तो वो आपकी इन्वेंट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा, और आप उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो चलो मालिक आगे पढ़ते हैं। तो इट मीन्स दैट वी विल कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द सेम इन डेप्रिसिएशन and provision for depreciation account. After above entry, closing balance of provision for depreciation account equals to, तो opening balance plus depreciation for the year, और ये कहाँ चला जाएगा? टोटल बैलेंस शीट में। अच्छा, क्वेश्चन रिक्वायर अस टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड ऑल्सो वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप बताओ, मैंने बोला मेरे 1 लाख के डेटर हैं और उसमें चंगू मंगू हैं जो 10,000 के डेटर्स हैं जो हमें लगता है बैड हो जाएंगे। तो जो डेटर्स बैड हो जाएंगे उनको हम डिस्काउंट किस चीज़ का दे रहे हैं? डेफिनेटली नहीं दे रहे होंगे। तो डिस्काउंट किसको मिलेगा? चंगू मंगू के बाद बचे हुए डेटर्स को। तो फिर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% बनाना है, तो आपको ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उन्हीं डेटर्स के लिए बनाना है जो चंगू मंगू के बाद बचे हैं, क्योंकि चंगू मंगू तो बैड होने वाले हैं ना। तो जो बैड होने वाला है वो डिस्काउंट पैसे नहीं देगा, और जब वो पैसे नहीं देगा तो आएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट उनको ही तो मिलने वाला है जो पैसे देने वाले हैं, और वो कौन है? एक्सेप्ट चंगू मंगू। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, आपका डेटर का जो बैलेंस है उसमें से पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कीजिएगा, सो दैट आपके पास कौन से डेटर बचेंगे? जो पैसे देंगे, और आप उसका परसेंटेज अप्लाई करना, तो आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, तो क्वेश्चन रिक्वायर अस टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड ऑल्सो वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेट। देन ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट वी विल एडजस्ट the amount of closing provision from the book value of debtors, यानी डेटर्स की जो क्लोजिंग बुक वैल्यू है उसमें माइनस करो पहले क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? अच्छे डेटर जो हमको पेमेंट करेंगे, और जब हमको पेमेंट करेंगे तो हमें उन पर ही तो प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब और आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों, आई होप एक जो माहौल बनना था, माहौल समझते हैं ना आप? हाँ, माहौल। तो जो माहौल बनना था वो मैंने शायद फाइनल अकाउंट के लिए आपको बना दिया है। अब हम सबसे पहले
थोड़े से खातों के अंदर जाएंगे, यानी मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बकायदा ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा, लेजर पढ़ाऊंगा, सब्सिडरी बुक पढ़ाऊंगा जो आपके चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, और उसका पूरा इंपैक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है, और फिर उससे आगे फाइनल अकाउंट में मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन नॉलेज के साथ। बेहतरीन नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।